हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में सीबीआईसी ने इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं जीएसटी ऑफिशियल्स को, जो कि उनको फॉलो करनी है वाइल प्रोसेसिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस। तो फ्रेंड्स, वेरियस रेफरेंसेस जो कि बोर्ड ने रिसीव किए थे एप्लीकेंट से या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से कि उनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने में, और क्योंकि ऑफिसर्स उनसे डिटेल्स मांग रहे हैं, कुछ ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं जो कि उस लिस्ट में है ही नहीं, जो कि एप्लीकेशन के लिए जो REG फॉर्म 1 होता है जो कि उसमें प्रिस्क्राइब की गई हैं, या फिर कुछ ऐसी क्लैरिफिकेशंस मांगी जा रही हैं जिनका कि रिलेशन ही नहीं है रजिस्ट्रेशन से डायरेक्टली। तो फर्दर जब एनालिसिस किया गया कि ये इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशंस जो किस तरह की मांगी जा रही थी, तो पता चला कि जो भी मेनली जो क्लैरिफिकेशन मांगी जा रही थी वो प्रूफ ऑफ बिजनेस के प्लेस को लेकर के की जा रही थी, या कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेसेस को लेकर की जा रही थी, या आइडेंटिटी डिटेल ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरीज या ऑनर्स की डिटेल्स वो सब मांगी जा रही थी, जिनको कि हम आगे की स्लाइड्स में और थोड़ा और भी क्लियरली समझेंगे इन चीज़ों को। तो अभी हम ये जान लेते हैं फर्स्ट स्टेप में कि क्या क्या एक्चुअली में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या हैं। तो अगर तो एप्लीकेंट का खुद का ही जो है प्रॉपर्टी है जहाँ पर वो बिज़नेस कर रहा है, बिज़नेस प्लेस जो उसका खुद का ही है, खुद का ओन प्रीमिसेस है उसका एप्लीकेंट का, तो उस केस में कोई भी एक डॉक्यूमेंट आउट ऑफ दीज, जैसे लेटेस्ट प्रॉपर्टी टैक्स, म्यूनिसिपल खाता कॉपी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर वाटर बिल, या एनी अदर लीगल डॉक्यूमेंट जो कि ओनरशिप प्रूव करते हैं, इनमें से कोई भी एक का ही जो है वो प्रूव लगेगा उसमें, एप्लीकेशन में ऑनलाइन अपलोड होगा जो। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने लायक ये है कि नो एडिशनल डॉक्यूमेंट शुड बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट। ये इंस्ट्रक्शन दी गई है सीबीआईसी द्वारा डायरेक्ट जीएसटी ऑफिशियल्स को इस इंस्ट्रक्शंस में कि इस केस में इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर एप्लीकेंट अपलोड कर देता है तो कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। अगर ऑन प्रीमिसेस है, एप्लीकेंट का ही तो प्रॉपर्टी है जहाँ पर वो बिज़नेस कर रहा है, तो फिर और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा जब उसने ओनरशिप प्रूफ दे ही दिया है और वो खुद ही उसने बिज़नेस करना है। लेकिन इन केस वेयर प्रीमिसेस इज रेंटेड, मतलब ऑन खुद का प्रॉपर्टी नहीं है वो प्रीमिसेस, वो रेंटेड आउट है, तो ऑब्वियसली उस केस में रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट तो चाहिए ही होगा, लेकिन साथ में कोई भी एक ऐसा प्रूफ भी चाहिए होगा जो कि ये बता सके कि जिस जगह का ये जो रेंट एग्रीमेंट किया गया है वो जगह वाकई में जो लैंडलॉर्ड है उसकी है भी या नहीं, तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि वो लैंडलॉर्ड की ही जगह है। जैसे लैंडलॉर्ड के नाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट, कोई भी इनमें से एक चीज़ चाहिए होगी ओनरशिप प्रूफ के लिए। और हाँ, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ और भी है कि इसके अलावा भी अगर वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्ट्रार के ऑफिस में जैसे रजिस्टर्ड होता है, तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में पैन या आधार, इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो देनी पड़ सकती है। वो उस केस में फिर जो है जीएसटी ऑफिशियल्स मांग सकते हैं, जिस केस में ये रेंट और लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पर पैन या आधार की कॉपी लेसर की देनी पड़ेगी। इसके अलावा वेयर प्रीमिसेस इज़ नाइदर ओन नोर रेंटेड, तो ना तो वो खुद की ही प्रॉपर्टी है जहाँ पर बिज़नेस करना है, ना ही वो रेंट पे भी ली गई है, लेकिन जो ओनर है वो बीइंग रिलेटिव या कुछ भी उस वजह से वो दे रहा है, तो उस केस में एक प्लेन पेपर पे भी कंसेंट लेटर चल जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ भी क्योंकि वो प्लेन पेपर पे कंसेंट लेटर खाली लिख के दे रहा है, तो ओनरशिप का प्रूफ तो देना ही पड़ेगा। और जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में कहा, ओनरशिप के प्रूफ के लिए इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ चाहिए होगी। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और भी है इसके अलावा, कंसेंट लेटर क्योंकि प्लेन पेपर पे दिया जा रहा है और कोई भी रेंट एग्रीमेंट भी नहीं है क्योंकि रेंटेड नहीं है, और प्लेन पेपर पे कंसेंट लेटर है, तो जो कंसेंट दे रहा है उसकी आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए होगा कोई भी। तो यहाँ पर कंसेंट लेटर प्लस आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ द जो कंसेंट दे रहा है उसका आइडेंटिटी प्रूफ, और एनी वन ऑफ दीज 3 प्रूफ ऑफ ओनरशिप वो भी साथ में देना पड़ेगा। अब हम आते हैं उस केस में जहाँ की प्रीमाइसेस शेयर्ड किया हुआ है, किसी और के साथ भी शेयर्ड किया हुआ है, और अगर रेंट एग्रीमेंट है
अवेलेबल है, रजिस्टर्ड भी है, तो सेम प्रोविजन अप्लाई एज इन रेंटेड रजिस्टर्ड। जो हमने अभी यहाँ पर रेंटेड वाले केस में इस स्लाइड में जब हमने देखा था कि रजिस्टर्ड वाले केस में पैन कार्ड या आधार कार्ड आइडेंटिटी भी चाहिए होगा, और अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो ओनली जो है ओनरशिप प्रूफ साथ में चल जाएगा। तो हम वापस अपने प्रेजेंट केस में आते हैं। वेयर प्रीमाइसेस इज शेयर्ड बट वेयर रेंट एग्रीमेंट इज अवेलेबल एंड रजिस्टर्ड, द सेम प्रोविजंस विल अप्लाई एज इन रेंटेड रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत नहीं फिर पड़ेगी अगर वो रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है, ऑब्वियसली, जो कि हमने जस्ट पिछली स्लाइड्स में भी देखा था। एंड वेयर रेंट एग्रीमेंट इज़ नॉट अवेलेबल और इफ़ अवेलेबल, और अगर अवेलेबल भी है तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इन दीज केसेस में सेम प्रोविजन अप्लाई एज इन रेंटेड अनरजिस्टर्ड। तो फ़र्क यही था कि अनरजिस्टर्ड में आईडी प्रूफ भी साथ में देना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो देनी ही पड़ेंगी रेंट की तरह जैसे रेंटेड में होता ही है, लेकिन साथ में आईडी प्रूफ भी देना पड़ेगा जिसकी प्रॉपर्टी है उसका। इसके अलावा ऐसा भी केस हो सकता है वेयर प्रीमाइसेस रेंटेड और लीज बट नो रेंट और लीज एग्रीमेंट इज़ अवेलेबल। वैसे तो वो रेंट पे लिया हुआ है लेकिन कोई भी लीज या रेंट के एग्रीमेंट ही नहीं है, तो उस केस में एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि भाई ये इस तरह से रेंट पर ये प्रॉपर्टी ली गई हुई है, और हालांकि रेंट और लीज एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, या ओनर ही अवेलेबल ना हो नियर बाय कहीं भी, या कहीं वो बाहर हो कहीं हो, तो लेकिन वो प्रॉपर्टी इन ऑक्यूपेशन ऑफ, मतलब वो इन पोजेशन ऑफ द टेनेंट है, तो वो उसको ये एफिडेविट भी देना पड़ेगा और साथ में एक पोजेशन का प्रूफ भी देना पड़ेगा। जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर उसके नाम पे है, एप्लीकेंट के नाम पे, तो वो भी दिखाना पड़ेगा साथ में, तो उस केस में ये इस तरह से हो जाएगा। इसके अलावा इफ़ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लोकेटेड इन द स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली जैसे कोई प्रीमिसेस है, या फिर एप्लीकेंट इज़ अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर है, तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो उस पर इशू किए जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट्स देती है इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए, तो वो सब दिखाने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे वो। तो अब हम फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या इश्यूज़ आए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के रूप में, क्या क्या इश्यूज़ आए हैं, जो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की गई हैं। क्योंकि हमने ये तो अब देख लिया है कि हमने डॉक्यूमेंट क्या देने हैं, वो हमने समझ लिया है, उनके अलावा हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं देने। लेकिन फिर भी अब एक बार हम समझ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्यों जारी की गई हैं, क्या क्या इश्यूज़ आ गए थे। तो नॉर्मली क्या हो रहा था कि जैसे कोई पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप फर्म है जो कि अप्लाई कर रही है, तो उस केस में डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे थे, जैसे उद्यम सर्टिफिकेट भी दिखाइए, एमएसएमई सर्टिफिकेट भी दिखाइए फर्म का, वो सब भी मांगे जा रहे थे, तो वो सब की ज़रूरत नहीं थी। ट्रेड लाइसेंस वगैरह ये सब मांगा जा रहा था। तो यहाँ पर तो सिर्फ पार्टनरशिप डीड की ही ज़रूरत है, वही एनफ है। एंड इन केसेस वेयर द एप्लीकेंट इज सोसाइटी, ट्रस्ट, क्लब, गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वगैरह, तो उस केस में आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है या प्रूफ कंस्टिट्यूशन का, वही काफ़ी है। इसके अलावा कुछ अनवारंटेड प्रिजम्पटिव क्वेरीज भी की जा रही थी, जैसे कि रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑथराइज सिग्नेटरी मांगा जा रहा था, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। या ये भी, या जैसे रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑथराइज इज़ नॉट इन द सेम सिटी, ये भी बोला जा रहा था कि वो तो कहीं और रह रहे हैं, फर्म किसी और के नाम पे, या कंपनी किसी और जगह पे है और डायरेक्टर्स कहीं और जगह पे रह रहे हैं। इस तरह की क्वेरीज रेज की जा रही थी जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है। या फिर HSN कोड कहा जा रहा था कि जो गुड्स का जो जिस कैटेगरी में बिज़नेस प्रपोज्ड किया जा रहा है, जिन कैटेगरी ऑफ गुड्स का, वो HSN कोड, वो कैटेगरी बैंड है या प्रोहिबिटेड है फॉर सेल इन दिस स्टेट। तो इस तरह की क्वेरीज की जा रही थी। या फिर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ मेंशन इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रीमाइसेस, इस प्रीमाइसेस से वो बिज़नेस किया ही नहीं जा सकता। इस तरह की चीज़ें जो बोली जा रही थी या रेज़ की जा रही थी क्वेरीज, वो
अनवारंटेड या प्रिजम्पटिव क्वेरीज मानी गई हैं और बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन दे दी गई हैं कि इस तरह की क्वेरीज रेज नहीं होंगी। तो अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेसिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैसे होगी या कितने टाइम में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जहाँ पर तो नॉर्मल है, जब सब कुछ नॉर्मल चीज़ है, वेयर एप्लीकेशन हैव नॉट बीन फ्लैग्ड, फ्लैग भी नहीं है एप्लीकेशन, रिस्की फ्लैग नहीं की गई है एप्लीकेशन। आजकल जैसे जो पोर्टल होता है, आजकल तो आईटी जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुकी है, तो कुछ ऐसे टूल्स होते हैं कि ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि ये पैन नंबर से जिससे अप्लाई किया जा रहा है वो उस पैन से और भी चीज़ें कोई डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं या कुछ चल रहा है, तो वो फ्लैग हो जाता है। तो वो एप्लीकेशन फ्लैग हो जाती है। तो उस अगर ऐसी कोई भी एप्लीकेशन ही नॉर्मल एप्लीकेशन है, बिल्कुल ठीक एप्लीकेशन है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, मतलब इसमें छुट्टियां जो काउंट नहीं होंगी, 7 के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बशर्ते कि वो फ्लैग ना हो एप्लीकेशन, किसी तरह का कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह या किसी भी तरह की कोई फ्लैगिंग ना हो। लेकिन अगर फ्लैग है तो 30 डेज़ का टाइम होगा प्रोसेसिंग का, और उसमें भी ऑफिसर कुछ भी क्लैरिफिकेशन सॉर्ट कर सकता है। तो वेयर ऑफिसर डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिज़िकल वेरिफिकेशन, जैसे अगर ऑफिसर को लगता है कि वो फिज़िकल वेरिफिकेशन यहाँ पर होना ही चाहिए इस प्लेस ऑफ बिजनेस का, लेकिन इस चीज़ के लिए उसको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, तो असिस्टेंट कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक से उसको लेकिन फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए परमिशन भी लेनी पड़ेगी। और अगर परमिशन ये मिल जाती है तो फिज़िकल वेरिफिकेशन पहले होगा, जो कि विद इन 25 डेज़ हो जाना चाहिए, बाकी के 5 दिन और मिलते हैं, तो उसमें वो रजिस्ट्रेशन भी फिर अगर वो सेटिस्फैक्ट्री है फिज़िकल वेरिफिकेशन तो रजिस्ट्रेशन भी पूरा होता है। इसके अलावा और जो केस है कि एप्लीकेंट डजंट ऑप्ट और इफ़ ऑप्टेड फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार, अगर किसी, क्योंकि आजकल तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन से ही रजिस्ट्रेशन होता है, तो अगर किसी एप्लीकेंट ने सोचा है कि भाई वो अब ऑथेंटिकेशन वो आधार का करेगा और जल्दी से उसका 7 डेज़ में सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर वो फेल हो जाता है उसका, तो उस केस में फिर ये 30 डेज़ वाला रूल अप्लाई हो जाएगा, वो 7 डेज़ वाला रूल फिर अप्लाई नहीं होगा। 30 डेज़ तक तो वैसे ही उसको वेट करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से असेसिंग ऑफिसर जो जीएसटी ऑफिसर है वो भी देखेगा। इसी तरह अगर आधार नंबर ऑथेंटिकेट हो भी गया है लेकिन फ्लैग्ड है, वो रिस्की फ्लैग किया हुआ है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, तो उस केस में भी ये 30 डेज़ वाला रूल एप्लीकेबल होगा। उसके बाद है सीकिंग क्लैरिफिकेशन और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स इन फॉर्म REG3 विद इन 7 वर्किंग डेज और 30 डेज एज एप्लीकेबल। जैसा कि हमने अभी देखा था कि ये वाले जो केसेस हैं स्लाइड में, इन केसेस में क्लैरिफिकेशन सीक करने के लिए विद इन 30 डेज जो जीएसटी ऑफिसर है भेज सकता है, उसके बाद पूरा टाइम है आराम से वो क्लैरिफिकेशन का नोटिस भेज सकता है। लेकिन ये वाले केस में अगर उसको कोई क्लैरिफिकेशन भी चाहिए जिसमें कि फ्लैग नहीं है, नॉर्मल एप्लीकेशन है, लेकिन उसमें भी बाई चांस अगर वो कोई क्लैरिफिकेशन सीक करना चाहता है तो वो भी विद इन 7 वर्किंग डेज़ उसको भेजनी पड़ेगी। लेकिन इन केसेस में विद इन 30 डेज़ वो भेज सकता है क्लैरिफिकेशन का नोटिस। तो इसीलिए यहाँ पर 7 वर्किंग डेज़ या 30 डेज़ दोनों ऑब्लिक करके दोनों लिखे हुए हैं। तो लेकिन क्लैरिफिकेशन क्यों भेजेगा जीएसटी ऑफिसर, किस केस में भेज सकता है? वो उस केसेस में भेज सकता है वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज़ इनकम्प्लीट और नॉट लेजिबल, मतलब लेजिबल ही नहीं है। मान लो आपने कोई अपलोड किया इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि नज़र ही नहीं आ रहा है ढंग से, तो वो तो भेजेगा ही ना फिर। या फिर वेयर द एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस डज नॉट मैच विद द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, बहुत ही बिल्कुल ही डिफरेंट एड्रेस है बिजनेस प्रीमाइसेस जो कि प्रपोज किया गया है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर या वाटर बिल के ऊपर जो एड्रेस है बिल्कुल डिफरेंट है। या फिर वेयर सच अपलोडेड डॉक्यूमेंट डज नॉट अपीयर टू बी ए वैलिड प्रूफ, कुछ ऐसा प्रूफ भेज दिया गया है जो कि ऐसा लग ही नहीं रहा कि वाटर बिल है या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ और ही है। वेयर द एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इज इनकम्प्लीट या वेग, कुछ एड्रेस ही इस टाइप का है जो लग ही नहीं रहा है कि किसी जगह का वो एड्रेस हो, या उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि वो प्रॉपर एड्रेस है ही नहीं। या फिर ऐसे केस में वेयर एनी GSTI लिंक्ड टू द पैन ऑफ द एप्लीकेंट इज़ फाउंड कैंसल्ड और सस्पेंडेड, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जैसे आजकल IT
जो है काफ़ी एडवांस स्टेज में आ चुका है, तो वो पोर्टल में भी ऑटोमेटिकली पैन नंबर आते ही ये भी पता चल जाता है कि कोई और GSTN नंबर तो नहीं पहले पास्ट में इस पैन पे अप्लाई किए गए थे, या वो कैंसिल हो गए हैं या सस्पेंड हो गए हैं। तो वो सारी डिटेल अगर तो इन सारे केसेस में, ये जो हमने सामने हम अभी देख रहे हैं, इन सब केसेस में तो क्लैरिफिकेशन आएगी ही ऑफिसर की। तो ये जेन्युइन जो केसेस हैं इसमें तो आएगी ही। और नॉर्मल अगर एप्लीकेशन है विदाउट एनी फ्लैगिंग तो 7 वर्किंग डेज़ में वो नोटिस आ जाएगा, विद इन 7 वर्किंग डेज़। और अगर थोड़ा कोई सीरियस एप्लीकेशन है जिसमें फ्लैग भी किया गया है तो वो 30 डेज़ में भी नोटिस आ सकता है उसका आराम से। और फिर जो भी नोटिस आता है उसका हमें रिप्लाई भी करना होता है, जो कि REG 4 में रिप्लाई किया जाता है। विद इन 7 वर्किंग डेज़ रिप्लाई करना होता है फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ दिस नोटिस, जो कि ऑनलाइन भी आ जाता है, मेल पे आ जाता है, आजकल पोर्टल पे भी होता है। तो जब ये रिप्लाई फाइल हो जाता है तो उस रिप्लाई के विद इन 7 डेज़ जो GST ऑफिसर है या तो वो उसको अप्रूव कर देगा, अगर उसको सेटिस्फैक्ट्री लगती है, सारी रिप्लाई ठीक लगती है, फिर उसके बाद या तो वो अप्रूव कर देगा विद इन फर्दर 7 वर्किंग डेज, या फिर वो रिजेक्ट भी करेगा अगर उसको लगता है। लेकिन रीजंस उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे इन राइटिंग, देने पड़ेंगे बाकायदा रीजंस कि किस वजह से उसने रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस जो CBIC ने दी हैं फ्रेंड्स, उसमें प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स या चीफ कमिश्नर्स, उनको भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये जो प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की, उसको क्लोजली वो मॉनिटर करें और उसको प्रोसेसिंग को जितना हो सके टाइमली बेसिस पे भी इंश्योर करें उनका डिस्पोजल करना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और शेयर जरूर करें।